वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार हम लोग बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मर्जी से हर किसी को दे रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो अगर आपकी जानकारी में कोई भी आपका फ्रेंड, बैचमेट, जूनियर, सीनियर अगर दे रहे हैं इस बार मेंस को, बिहार एपीओ मेंस 2022, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, उन्हें इसका काफ़ी लाभ होगा। इस बार मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एपीओ मेंस क्रैक करना बहुत आसान है, चूँकि हम लोग माइनर एक्ट्स की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट का, आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस एक्ट का, माइनर एक्ट का, हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर या कमेंट सेक्शन में जाकर हर वीडियोज में लिंक दिया हुआ है उन टॉपिक्स का, आप उनको देख सकते हैं। तो माइनर एक्ट की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। आईपीसी का पूरा सीरीज बना हुआ, आई होप एंड बिलीव कि वो सीरीज मोर देन सफिशिएंट है। एविडेंस एक्ट आपका चल ही रहा है, एविडेंस एक्ट कंक्लूड हो जाएगा। और माइनर एक्ट की क्लासेज के साथ साथ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर टाइम बचेगा तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सीआरपीसी के भी करा देंगे, जैसे आपका चार्ज हो गया, आपका अरेस्ट हो गया, ट्रायल प्रोसीजर हो गया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हो गया, बेल हो गया, आपका अपील एंड रिवीजन हो गया। तो इन सारे से चैप्टर से आपके सीआरपीसी के भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो मोर और लेस ये सारी फैसिलिटीज हम लोग अपने मिशन के तहत दे रहे हैं। एक छोटा सा संकल्प है हम लोगों का, आप इसका लाभ उठाइए। तो आइए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हर रोज हम लोगों के ग्रुप में पूछे जाते हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ पीटी मेंस एंड इंटरव्यू। यह सर्विसेज सीएलसी की टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अगर इस सर्विस का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक है एडमिशन। एडमिशन आपका एविडेंस एक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इससे अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। इनका जो लॉ है 17 से लेके 31 तक, कन्फेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडमिशन, दैट इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एडमिशन। तो so far as admission is concerned, that is from section 17 to 23। मेंस में देखिए, मैं एक चीज जरूर आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप भी वही पढ़ते जो आपके बैचमेट पढ़ते हैं, वही किताबें उसी कॉलेज में वही टीचर आपको पढ़ाता है। फिर आखिर वजह क्या होती है कि आपका फ्रेंड या आपका बैचमेट सक्सेसफुल हो जाता और आप रह जाते हैं। तो मैं फिर से हर वीडियोज में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, फिर से आपसे अपील करूँगा कि आप लॉ के कंसेप्चुअलिटी को जिस दिन समझ गए, अगर लॉ के कंसेप्चुअलिटी, लॉजिक और रीजनिंग को अगर आप समझ गए तो आप मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। आप ये नोट कर लीजिए कि अगर इनके कंसेप्चुअलिटी, लॉजिक और रीजनिंग को नहीं समझेंगे तो मेंस में लिखने में काफ़ी इशूज होगा, इंटरव्यू में भी आप ठीक से नहीं बोल पाएंगे। तो दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अब देखिए, एडमिशन का डिफिनीशन दिया हुआ, एंड एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances hereinafter mentioned। तो अगर यही चीज हमें मान लीजिए मेंस के क्वेश्चन में आता है कि एडमिशन के बारे में कुछ लिखिए या बताइए, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे बेसिक चीज़ें जो है कि अगर कभी आपने सोचा है कि इंग्रेडिएंट बना के क्यों हम लोग स्टडी करते, लॉ स्कूल्स में, अच्छे लॉ स्कूल्स में क्यों इंग्रेडिएंट वाइज पढ़ाया जाता? क्योंकि इंग्रेडिएंट उस सेक्शन के रिक्वायरमेंट पे ईच एंड एवरीथिंग को फुलफिल करता है, कुछ मिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो देखिए इंग्रेडिएंट में क्या निकल के आया कि एडमिशन जो है एक तरह का स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट ओरल या डॉक्यूमेंट्री कुछ भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है,
इस स्टेटमेंट से एक इन्फरेंस मतलब एक नतीजे पे, किस नतीजे पे, या तो किसी फैक्ट इन इशू या किसी रेलिवेंट फैक्ट के नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं। और विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स, तो कौन से आदमी एडमिशन कर सकते हैं, वो सेक्शन 18 से लेके 20 में दिया हुआ। आज हम लोग देखेंगे कौन से सर्कमस्टांसेज में, तो सर्कमस्टांसेज में लिखा हुआ हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। तो अगर मेंस में लिखना है तो आपको देखिए एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा राइटिंग वर्क कर दूं आपको समझाने के लिए। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। अब स्वाभाविक है कि स्टेटमेंट होगा तो या तो ये ओरल होगा या राइटिंग में होगा। सिंपल राइटिंग में आपको डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी हो सकता है। which suggest, it must suggest an inference, suggesting an inference। inference मतलब कंक्लूजन, नतीजा। inference किस चीज से, क्या चीज का inference? फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू पे वीडियो बनाया हुआ, आप उसे देखिएगा, या रेलिवेंट फैक्ट। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से कोई इन्फरेंस अगर नहीं वो निकाल पाता है तो विल दैट अमाउंट एडमिशन। तो आपको सिर्फ समझना है कि एवरी स्टेटमेंट इज नॉट एडमिशन, ओनली दोज स्टेटमेंट which suggest an inference either to fact in issue or to relevant fact made by the parties herein after referred सेक्शन 18 और 20 को भी कोट आप कर सकते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेज मेंशन्ड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जाके आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से आप कुछ मिस कर गए, सजेस्टिंग एंड इन्फरेंस को अगर आप मिस, यही इसका बेस है, यही इसका मोस्ट वाइटल पार्ट है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं अभी बोलता हूँ कि मैंने एक स्पेशल टारगेट बैच अनाउंस किया है जिसमें मैं अप टू 100% डिस्काउंट उन स्टूडेंट्स को दूंगा जो बार बार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी न किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट मुझे अप्रोच करता है कि सर आपने स्टेटमेंट दिया था कि आप अप टू 100% डिस्काउंट देंगे उन स्टूडेंट्स को जो बार बार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं और किसी न किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और वो स्टूडेंट क्लेम करता है कि वो लगातार मेंस और इंटरव्यू देते आ रहा है और अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो माय दिस पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट, आई एम बाउंड बाय माय स्टेटमेंट। अब हाउ मच आई एम बाउंड बाय माय स्टेटमेंट, वो फिर स्टॉपेल में हम लोग चले जाएंगे कि अगर मेरे रिप्रेजेंटेशन से ए पार्टी हैज अल्टर्ड इट्स पोजीशन। मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक के देखिए, हमारा ये चैनल सिर्फ मेंस पर्पस से है। मेंस पर्पस मीन्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है, मतलब कि पीटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो उनकी बेसिक नॉलेज ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल ऑफ सडन अगर पहले दफे देखेंगे तो शायद उतना अच्छा वो ना समझ पाए। आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट टाइम, तो आप सबसे पहले जो कॉलेज में आपके प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, किताबें पढ़िए, उसके बाद ये देखिए। ये जो चैनल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इनटू द मेंस। अब जैसे मैं एडमिशन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप कॉलेज स्टूडेंट है, आपने कभी एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ा, मैं इस टॉपिक को रेफर कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में ऑर्डर 12 रूल 6 को भी रेफर करूंगा, अभी थोड़ी देर में मैं सेक्शन 58 को भी रेफर करूंगा। तो ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब बेसिक इनपुट्स आपके पास है। तो फिर भी आप निराश मत होइए, अगर वीडियो को सुनेंगे, कंटेंट को वीडियो को पॉज कर कंटेंट को नोट डाउन करेंगे तो कुछ लाभ ही होगा आपको। बट सो फार एज
मेंस पर्पस से ही हम लोगों ने इसको बनाया है। तो एडमिशन का अगर आप डिफाइन करने लगे तो अब जैसे मैंने कहा कि ठीक है, अप टू 100% डिस्काउंट दूंगा, तो दिस माई अब नाउ क्वेश्चन इज वेदर आई एम बाउंड बाई माई स्टेटमेंट और नॉट। मैंने अगर ये कोई ऑफर दिया, जनरल ऑफर, तो वेदर दिस इज ए जनरल ऑफर और नॉट, व्हाट इज द कंसिडरेशन, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे लॉ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम कंसेप्चुअलिटी को समझते हैं तो सारी चीजें वन बाय वन हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होती चली जाती हैं और हमारा आंसर हमेशा एक प्रोफेशनल आंसर के तौर पे बेहतरीन से बेहतरीन आंसर निकल के आ सकता है। हालांकि अभी बिहार एपीओ मेंस के बाद में हम लोग प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे को। तो जब एडमिशन के बारे में आपको लिखना है तो सजेस्टिंग एन इन्फरेंस को जरूर लिखेंगे, सजेस्टिंग एन इन्फरेंस एज टू आइदर फैक्ट इन इशू और टू रेलेवेंट फैक्ट, तभी जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अब एडमिशन के कुछ लॉ हैं एडमिसिबिलिटी के लिए, ये एडमिशन इज कंसिडर्ड एज वेवर ऑफ प्रूफ। वेवर ऑफ प्रूफ कैसे? सेक्शन 58 हमारा बताता है कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। सेक्शन 58 हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखिए सेक्शन 58 निकाल के आप देख लीजिएगा। एडमिटेड फैक्ट के बेसिस पे कोर्ट में पास जजमेंट, ये सीपीसी का ऑर्डर 12 रूल 6 है। और एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड बट स्टिल एडमिशन इज ओनली relevant, it may stop a person, it is no more a conclusive proof. अब question is this कि why admission is not a conclusive proof when there is no necessity to prove it। तो हो सकता है कि आपने किसी आदमी से एडमिशन फोर्सिबली, जबरदस्ती या बाई मिस रिप्रेजेंटेशन और बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस करवा लिया और आप उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। So of course, admitted fact need not be proved, but court must ascertain whether this admission is voluntary or not। अगर एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ बना दिया जाता तो फिर तो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं होती। अगर एडमिशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड सब्सटेंटिव एविडेंस। मैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस पे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर 164 का स्टेटमेंट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि नहीं, एफआईआर है कि नहीं। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा एविडेंस सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाएगा और कौन सा एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक्स आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मुझे तो शायद नहीं मिला, हो सकता है मिस कर गया हूँ। अगर आपको किसी बुक में मिले तो आप जरूर बताएंगे। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस वो एविडेंस होता है जिसके बेसिस पे कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी किसी स्टूडेंट से बात होती है, मैं कहता हूं कि 50% डिस्काउंट दूंगा, उसने 50% डिस्काउंट के साथ मुझे पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, देयर इज ए फुल कॉन्ट्रैक्ट, फुल फ्लेज्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, अब मुझे 50% डिस्काउंट पे ही उसे एडमिट करना पड़ेगा। एंड एडमिशन, चूंकि ये बात अब उस स्टूडेंट को ये, अब अगर मैंने एडमिट कर लिया कि ऐसा मैंने एडमिशन किया है, तो उस स्टूडेंट को ये बात नहीं प्रूफ करनी पड़ेगी कि मैंने कोई एडमिशन किया था कि 50% डिस्काउंट का। तो एडमिशन जो है ऑपरेट्स एज वेवर ऑफ प्रूफ, ये कंक्लूसिव नहीं होता। इट में ओनली स्टॉप विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एविडेंस एक्ट। एडमिशन इज सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एडमिशन इज ए स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन। तो देखिए जनरल प्रिजम्पशन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मैं थोड़ा स्पेस बना के समझाऊं।
ए ने बी को फॉर एग्जाम्पल 2000 उधार दिया। ए का स्टेटमेंट है कि बी ने उधार चुकता कर दिया, कि बी हैज पेड मनी। ऐसी स्थिति में अगर ए का ये स्टेटमेंट है, ए सेज कि बी हैज पेड मनी, ये जो 2000 रुपया वाला था, तो क्या बी अगर पैसा नहीं दिया होता तो ए इस तरह का स्टेटमेंट देता? कोई भी आदमी अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक उसमें सच्चाई ना हो। तो ऑन दिस लॉजिक admission operates against the interest of its maker, or admission is also considered as evidence of truth। एडमिशन जुडिशियल एडमिशन हो सकते कोर्ट में, एक्स्ट्रा जुडिशियल या इनफॉर्मल एडमिशन हो सकते। जुडिशियल एडमिशन को हम लोग फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन को हम लोग इनफॉर्मल एडमिशंस भी कहते हैं। और एडमिशन जो है, आज का जो क्वेश्चन पूछा गया कि ये हियर से रूल का, अब जैसे इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हाउ एडमिशन इज एन एक्सेप्शन टू हियर से रूल। हियर से एविडेंस, द एविडेंस व्हिच इज नॉट डायरेक्ट, द एविडेंस व्हिच इज डायरेक्ट। अब जैसे मान लीजिए ए ने बी को ₹2000 उधार दिया। फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी को 2000 रुपया उधार दिया है और लायबिलिटी वगैरह से है। बी क्या कहता है, सी को कहता है कि हाँ भाई मैंने ए से तो 2000 रुपया लिया। तो बी का ये स्टेटमेंट, मतलब बी का ये एडमिशन टू सी, दिस इज एडमिसिबल एंड दिस इज रेलिवेंट। लेकिन सी जो है, जब ए ने बी को 2000 रुपया दिया तो एट दैट टाइम सी वाज नो मोर देयर। तो ये जो 2000 रुपये लेने देने की बात हुई, ये बात हुई सी के एब्सेंस में। तो सी इज नॉट द डायरेक्ट विटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ लेंडिंग ₹2000 बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर दिस एडमिशन on the part of B which is made to the C is indirect evidence, and this is relevant and admissible, and therefore admission is treated as an exception to the hearsay rule। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट मैं बोल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, अंग्रेजी में थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। आप सुनिएगा वीडियो को बार बार प्ले करके, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अभी हम लोगों के पास हिंदी का कुछ वैसा अरेंजमेंट नहीं है। लेट अस प्रे कि ऐसा कुछ हम लोग बहुत जल्द अरेंजमेंट करने वाले हैं, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा। अब नाउ किनका एडमिशन रेलिवेंट होगा, तो सेक्शन पर्सन हुज एडमिशंस आर रेलिवेंट, ये सेक्शन 18 से 20 में हमें पता चलता है। सेक्शन 18, 19 और 20। अब जैसे पार्टी टू द सूट एंड एजेंट अथोराइज बाय सच पार्टी, ए पार्टी सुइंग और सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेकिंग एडमिशन व्हाइल होल्डिंग सच कैरेक्टर, जैसे ट्रस्टी एग्जीक्यूटर के तौर पे। इफ ए पर्सन हु हैज प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, तो a person from whom the parties to suit have derived their interest in the subject matter of the suit, ये सारे 18 में हैं। सेक्शन 18 में a person whose position it is necessary to prove in a suit if such a statement would be relevant in a suit, सेक्शन 19। और सेक्शन 19 को ये इलस्ट्रेशन से समझाया गया है, और इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये जो है, A undertakes to collect rent for B, B rent collect नहीं सॉरी, A जो है रेंट कलेक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ B। A जो है ये A रेंट कलेक्ट करेगा B के
बिहाफ पे बी का एजेंट बन गए, किससे? सी से। ए ने रेंट कलेक्ट नहीं किया, बी ने नेग्लिजेंस का सूट इस पे फाइल किया कि उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं डिस्चार्ज की, टॉर्ट का केस फाइल किया। ए कहता है कि सी के पास रेंट बकाया नहीं था, लेकिन सी कहता है कि हाँ रेंट बकाया था। तो आप खुद सोचिए कौन सा रेलिवेंट होगा, सी का स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। तो ये जो सेक्शन 19 है, सी की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि सी अगर कहता है कि रेंट बाकी है तो सी की बातों में सच्चाई है, बिकॉज सी का ये एडमिशन की रेंट बाकी है। अगर रेंट बाकी नहीं होता तो सी ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि अभी थोड़ी देर आपको बताया कि नो वन कैन मेक एन एडमिशन कंट्ररी टू द हिज ऑन इंटरेस्ट अनलेस देयर इज ट्रूथ। तो ये सेक्शन 19 और सेक्शन 20 में एडमिशन बाई पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाई पार्टी टू सूट। तो अगर मान लीजिए कि कोई किसी से पूछता है, ए और बी घोड़े बेचते हैं, बी पूछता है घोड़ा कैसा है, ए कहता है कि सी से जाके पूछ लीजिए। अब सी का जो भी स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन के तौर पे रेलिवेंट होगा। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। मैं थोड़ा जल्दी मेरा भी हम लोगों के फाउंडेशन कोर्स में इसमें 6-7 क्लासेज होती हैं एडमिशन पे, बहुत सारे केस लॉ हम लोग डील करते हैं इसमें। लेकिन अब यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं, जस्ट आप ब्रॉड रीजनिंग इसका लेके और कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। अब एडमिशन को प्रूव कैसे किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो अभी तक तो हमने सीखा कि एडमिशन इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, लेकिन ये जनरल रूल है। लेकिन इस जनरल रूल का एक्सेप्शंस भी है। तो अब ये देखिए कुछ इलस्ट्रेशन में समझाया हुआ है। सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन इसका ले लेता हूँ। इलस्ट्रेशन ए, पहला लॉ है कि एडमिशन इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट इट्स मेकर। Admission is to be proved against its maker, right? अब इस पर्सपेक्टिव में हम लोग इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। ए और बी में जो क्वेश्चन है कि कोई डीड जो है फोर्ज है या नहीं है। ए कहता है कि ये डीड जेन्युइन है, बी कहता है कि ये डीड फोर्ज है। तो ए का स्टेटमेंट, ए खुद इसको नहीं क्लेम कर सकता कि ये डीड जेन्युइन है। अब ए को अगर डिस्प्रूव करना है तो वैसी स्थिति में बी क्या करेगा कि ए ने कभी कहा, अब मान लीजिए कि कोई ये डीड है, ए और बी में ये फैक्ट इन इशू है। एक ए कहता है कि डीड जेन्युइन है, बी कहता है कि डीड फोर्ज है कोर्ट में। तो ए को कंट्राडिक्ट करने के लिए, चूंकि ए का क्लेम है कि जेन्युइन, तो बी ए का कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ए ने इस डीड को फर्जी बताया हो, बी को इसको फर्जी प्रूव करना है। तो बी क्या करेगा, ए का कोई ऐसा स्टेटमेंट देखेगा जिसमें ए ने कहा है कि ये डीड फर्जी है, और बी और ये बी और ए क्या कहेगा कि ए देखेगा कि बी का कोई ऐसा स्टेटमेंट, बी अभी फोर्स कर रहा, तो ए देखेगा कि बी का कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बी ने इस डीड को जेन्युइन कहा। तो देखिए ए का, अब ए हिमसेल्फ, ए कैन नॉट प्रूव कि दिस डीड इज जेन्युइन। बी का कोई ऐसा स्टेटमेंट
जिसमें बी ने कहा हो कि ये डीड जेन्युइन है। तो लॉ जो हम लोगों ने सीखा कि सेल्फ स्टेटमेंट को अगर एडमिट किया जाता तो हर कोई अपने फेवर की ही बात कहेगा, सच क्या है उसका पता नहीं चल पाएगा। तो इसी चीज को थोड़ा लिख के समझाया गया है। ये सेक्शन जो है कि सेक्शन 21 इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल दैट एन एडमिशन इज एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु हैज मेट। ये डायलॉग के तौर पे आप नोट कर लीजिएगा। एडमिशन इज द एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु हैज मेड सच एडमिशन, और इसीलिए एडमिशन इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट इट्स मेकर, देयरफॉर इट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। लाल पेन से इसको थोड़ा स्लोली आप पढ़िएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इन सारे टॉपिक्स को कर रहा हूँ। तो ही हिमसेल्फ कैन नॉट प्रूव हिज ऑन स्टेटमेंट। वीडियो को पॉज करके कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज एवरी मैन इफ ही वर इन अ डिफिकल्टी माइट मेक डिक्लेरेशन टू सूट हिज ऑन इंटरेस्ट। और एक केस भी हमने इसमें एक ही केस दिया है, केसेस बहुत हैं, अनलिमिटेड हैं, और वो केसेस डील करना टाइम की वजह से मैंने इसमें जो है कि कोई प्रिस्ट था, वो ब्लास्फेमी का चार्ज था, और उसने पहले कहा था कि केवल इमोरल बुक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही वाज नॉट अलाउड टू प्रूव। तो जनरल रूल क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ लिविंग पर्सन कैन नॉट बी रिसीव्ड अनलेस दे आर अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट। ये तीन चीजें जो है, तीन डायलॉग्स, तीन स्टेटमेंट, ये तीन लॉजिक, सब में एक ही बात कही जा रही है डिफरेंट सेंटेंसेस में। तो देखिए, अगर आप लॉजिक की बात करें तो लॉजिक सिर्फ एक लाइन का होता, उसी लॉजिक का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट सेंटेंसेस में। आपका कंटेंट इनलार्जमेंट, जैसे मान लीजिए कि आपको एडमिशन पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एडमिशन पे फुल लेंथ क्वेश्चन आ गया 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, तो आप अपने कंटेंट को कैसे इनलार्ज करेंगे? जब इन लॉजिक को आप समझेंगे तो ऐसे काफी आसानी से लिख सकते हैं। तो एडमिशन, अगर मान लीजिए मैं कोई स्टेटमेंट दूं, तो मैं अपना स्टेटमेंट खुद ही प्रूव करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरा 5,000 रुपया बी पे बाकी है, और मेरे ये बोलने से बी को फिर 5,000 रुपया देना पड़ जाएगा। तो एडमिशन का लॉ ये है कि एडमिशन स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट आपने जो बोला है वो आपके खिलाफ लिया जाएगा। आप अपना खुद का स्टेटमेंट नहीं प्रूव कर सकते। आपका स्टेटमेंट जो अगेंस्ट पार्टी है वो आपके खिलाफ प्रूव कर सकता। अब जैसे मैंने कहा कि बी ने अपना लोन चुकता कर दिया, और ये कहने के बाद अगर मैं बी पे केस करूं कि बी ने लोन नहीं चुकता किया, तो साहब आपने ही तो कहा था कि बी ने लोन चुकता कर दिया, आपका प्रीवियस स्टेटमेंट। उसी तरीके से इस इलस्ट्रेशन में जो ए है कि ए और बी में एक मसला है कि ये डीड फर्जी है। ए कहता है कि ये डीड, कोर्ट के सामने ये मसला है कि ये डीड जेन्युइन है कि फर्जी है। ए का क्लेम है कि डीड जेन्युइन है, और बी का क्लेम है कि डीड फर्जी है। तो ए कहता है कि जेन्युइन है, तो ये ए का जो स्टेटमेंट है, बी ने अगर कभी पास्ट में कहा हो कि ये डीड फर्जी है, तो वो फर्जी वाला पार्ट जो स्टेटमेंट का ए का है प्रीवियस स्टेटमेंट में, वो बी प्रूव करेगा अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए। और ए क्या प्रूव करेगा? बी यहाँ पे कह रहा फर्जी है, तो बी ने पहले उस डीड को जेन्युइन कहा हो, तो ए जो है बी के इंटरेस्ट के खिलाफ प्रूव करेगा। तो आपको ये लाइन समझना बहुत जरूरी है कि एडमिशन इज नेवर एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन फेवर ऑफ ए पर्सन। Admission is accepted as an evidence against the person who has made such admission.
सिंपल सा लॉ है कि कोई भी आदमी अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी एडमिशन नहीं दे सकता अनलेस देयर इज प्रूफ। ये लॉजिक आप खुद सोचिए कि मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आपका फ्रेंड आपका किताब लेके गया, आपने कहा कि आपके फ्रेंड ने आपकी किताब वापस कर दी। अगर आपका किताब नहीं वापस किया होता तो आप बोलते कि आपके फ्रेंड ने आपका किताब वापस कर दिया। तो ये आपका पहले का स्टेटमेंट है। अब आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके फ्रेंड ने आपका किताब नहीं वापस किया। तो जो पहले का स्टेटमेंट है कि आपके फ्रेंड ने आपके किताब को वापस कर दिया, दैट वुड बी टेकन अगेंस्ट यू, एंड द होल लॉ ऑफ एडमिशन इज बेस्ड अपॉन दिस। और इसी का जो डायलॉग निकल के आया कि एन एडमिशन इज एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु हैज मेड सच एडमिशन। ये डायलॉग नंबर 1। एडमिशन इज टू बी टेकन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेकर, एक ही चीज है दूसरे शब्दों में। ये डायलॉग नंबर 2। डायलॉग नंबर 3 कि इट इज टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। A party cannot prove his own statement, क्योंकि वो अपने ही फेवर की बात कहेगा। कोई भी आदमी अपने अगेंस्ट कोई बात कहेगा जब तक उसमें सच्चाई ना हो। तो देखो, तो 21 से हम लोगों ने ये सीखा कि मोड ऑफ प्रूफ ऑफ जो एडमिशन को कैसे प्रूव किया जाएगा। तो ये जनरल लॉ है कि एडमिशन इज टू बी टेकन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। लेकिन इस लॉ का 3 एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस कौन कौन से? एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज सच नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट टू अ डेट। अब मान लीजिए, इसको थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो फिर नीचे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, शायद ऐसे हम लोग का, हाँ अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अब इंटर करके स्पेस नहीं बना सकते। हाँ, ये जो पहला एक्सेप्शन है, मान लीजिए ए ने अपने लाइफ टाइम में कहा कि देयर इज नो ड्यू फ्रॉम सी, या एक पार्ट ए का स्टेटमेंट, ए का दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज ड्यू फ्रॉम सी। तो ये दोनों स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 32(1) और जनरल डिस्पोजिशन सेक्शन 32 में 4 कंडीशन है। 32(1) स्पेशली डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत है। तो हम लोग इसको, अगर पर्सन आफ्टर मेकिंग एडमिशन ही इज डेड, ही इज नो मोर, 32 में 4 कंडीशन है। इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज डेड और not available, cannot be located, or his presence cannot be assured, ensured unless without unreasonable delay, or cannot be found। तो in those cases best evidence और on the suitability of evidence, मैं सेक्शन 32 जब पढ़ाऊंगा तो उस समय डील करूंगा, यहाँ पे काफी लंबा हो जाएगा। तो पहला एक्सेप्शन हो गया कि 32 के अंतर्गत प्रूव किया जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि एन एडमिशन में बी प्रूव बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। और तीसरा जो है आपका हो गया इसका एक्सेप्शन स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित है। तो और एन एडमिशन में बी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज अदरवाइज रेलेवेंट देन एन एडमिशन। इन्हीं चीजों को इलस्ट्रेशन से समझाया गया है। स्टेट ऑफ माइंड, मान लीजिए कोई सीप कास्ट कर रहा है, और इसको मैंने लिखा भी है नीचे। जो इलस्ट्रेशन बी है, मान लीजिए कि कैप्टन ऑफ सीप पे मुकदमा इज सूड बाय सीप ऑनर कि कास्टिंग अवे द सीप बाय हिज नेग्लिजेंस, और सीप ऑनर ने एविडेंस दिया कि सीप वाज
taken out of her course. The captain was maintaining diary in the ordinary course of his duty. और उसमें उसने कहा कि she followed और which showed कि ship was not taken out of her due course. अब litigation हो गया कि बिटवीन शिप ऑनर और इंश्योरेंस कंपनी, और क्वेश्चन था कि ये शिप वाज लॉस्ट ड्यू टू नेग्लिजेंस बिकॉज इट कास्टेड अवे, तो और कैप्टन डेड हो गया, तो कैप्टन का वो पार्ट एडमिशन का कि शिप डिड नॉट कास्ट अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल रूट, वो प्रूव किया जा सकता। और इसी तरह से इलस्ट्रेशन सी भी है कि ए एक्यूज ऑफ कोई क्राइम कलकत्ता में, और कोई लेटर वो दिखाता है dated at Lahore on that day or bearing the Lahore postmark and all that, तो वो भी एडमिशिबल होगा showing a state of mind। और ये इस एक्सेप्शन से जो है आपका जो एक्सेप्शन 2 जो स्टेट ऑफ माइंड, और ये जो स्टेट ऑफ माइंड का एक्सेप्शन है इनेबल से पर्सन टू प्रूव हिज स्टेटमेंट एज टू हिज स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडली फीलिंग, ये सारा, और ये बिल्कुल प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द लॉ दैट टाइम ही नहीं होता है फैब्रिकेट करने का, और सच स्टेटमेंट मस्ट बी accompanied by conduct which renders falsehood of the statement improbable। तो जो सेकेंड एक्सेप्शन है हम लोगों का, सेकेंड एक्सेप्शन आप देखिए कि an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such a state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। तो conduct अपने आप में relevant है, सेक्शन 8 में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसी को लिख के यहाँ पे समझाया गया है एक्सेप्शन 2 कि ये जो एक्सेप्शन 2 है इनेबल से पर्सन टू प्रूव हिज स्टेटमेंट एज टू हिज स्टेट ऑफ बॉडी और ऑफ माइंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी आदमी को चोट लग गई है और ये क्वेश्चन है कि ये इंजरी इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था, तो जिस वक्त इंजरी हुई उसी वक्त उसका क्या रिएक्शन था तो वो भी देखा जाएगा, और जैसे नेचुरल कोर्स के नेचुरल रिएक्शन उसमें सच्चाई होती है, एंड देयरफॉर दिस एक्सेप्शन इज देयर। और वो जो स्टेटमेंट है मस्ट बी कंटेम्पोरेनियस और विद द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन ऑफ माइंड और बॉडी। मान लीजिए कि उसे चोट लगी, उसके मुंह से आह निकला, तो आह निकला तो चोट कैसी थी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, इंजुरी इंटेंशनल थी या एक्सीडेंटल इंजुरी थी। तो इनटू दोज केसेज एक्सप्लेनिंग द कंडक्ट within also meaning of section 8 and also within meaning of this section 21 exception 2 such a statement would be relevant। और जो इलस्ट्रेशन डी और ई है इस पॉइंट को बताते हैं कि whether a person received a stolen property with knowledge that it was stolen। तो हम लोग देखते हैं कि जो इलस्ट्रेशन डी और ई वो क्या कहता है। इलस्ट्रेशन डी है कि A is accused of receiving a stolen goods knowing them to be stolen। उस पे आरोप है कि भाई चोरी के माल में वो डील करता है। He offers to prove that he offers, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। He offers to prove that he refused to sell them below their value। तो देखिए ए के पास अगर चोरी का माल होता तो कम दाम में क्यों बेचता, जेन्युइन दाम में उसे बेचता। तो इसलिए ए का ये कि ये चोरी का माल नहीं है, ये अपना प्रीवियस कंडक्ट, प्रीवियस स्टेटमेंट कि वो जेन्युइन प्राइस पे उसको बेचा और जेन्युइन प्राइस का कोटेशन दिया किसी को, दैट वुड आल्सो ऑपरेट एज एडमिशन। तो ए में प्रूव दोज स्टेटमेंट और वो एडमिशन के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे। और वो इसलिए कि बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट इन इशू विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9। और इसको यहाँ भी 21 में भी जगह दिया हुआ है। अगला जो इलस्ट्रेशन है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजीशन काउंटरफिट कॉइन, ये बिल्कुल डी की तरह से है।
और वही ऑफर करता है प्रूव करने का कि किसी स्किलफुल पर्सन को दिया क्वाइन एग्जामिन करने के लिए। और उन सर तो नाउ देयर आर 3 exceptions to the general rule that admission is to be taken against the interest of its maker। और इसको आप देखिएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये सेक्शन 22 व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट, तो ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट अनलेस until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence। तो ऐसे ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा अनलेस until सेकेंडरी एविडेंस की बात हो वहां पे। और 22A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। 23 है एडमिशन इन सिविल केसेज व्हेन रेलिवेंट। तो सिविल केसेज का लॉ है कि सिविल केसेज में नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट विल नॉट गिवन। सिविल केसेज की बात हो रही है। अब मान लीजिए पार्टीज का कंप्रोमाइज हो रहा और पार्टीज उस कंप्रोमाइज में अपनी अपनी गलती मान के गले मिल रही है, और उस एडमिशंस के बेसिस पे अपनी अपनी गलती मानने वाले एडमिशंस के बेसिस पे अगर पार्टीज को प्रोसिक्यूट करें तो फिर तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं करेगा, कोई भी ऐसा एडमिशन कोई करेगा ही नहीं। तो सेक्शन 23 गिव्स इफेक्ट टू मैक्सिम जो रिपब्लिके उट फिनिश लिटम, ये इसको लिखिएगा एग्जाम में तो थोड़ा अच्छे नंबर आएंगे। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। और सेक्शन 23 उसी पर्पस के लिए अप्लाइज ओनली टू सिविल केसेज व्हेन ए पर्सन मेक्स एन एडमिशन विदाउट प्रीजुडिस अपॉन द कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो ये एडमिशन हुआ ही इस बात पे कि इस एडमिशन का कोई आगे एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इस एविडेंस को यूज नहीं किया जाएगा। तो इसको हम लोग सेक्शन 23 को कम्युनिकेशन विदाउट प्रीजुडिस के नाम से भी जानते हैं। मैंने थोड़ा वीडियो तो लंबी हो ही गई, मेरा एम था कि 17 से 23 तक कवर कर दूं एक ही वीडियो में, चूंकि एग्जाम से पहले मुझे एविडेंस एक्ट की सीरीज कंक्लूड करनी है। बाद में टाइम मिलेगा तो मैं एडिशनल इसका सीरीज, जैसे ये पार्ट, अब मुझे पार्ट तो नहीं याद आ रहा था, 12 पार्ट होगा आज के वीडियो का, तो इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन पार्ट 12A पार्ट 12B ऐसे करके, क्योंकि अभी बहुत जल्द में ये सीरीज कंप्लीट करना हम लोगों का प्राइम टारगेट है। आप के मेंस के लिए ये हेल्पफुल होना चाहिए। केस लॉ कुछ 2-4 केस लॉ और चाहिए इसमें आपको, तो केस लॉ में कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए लास्ट में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो इमीडिएटली नॉन स्टॉप तरीके से लगातार आपको हर आने वाली वीडियोज मिलती रहे। और हमारा मिशन बगैर आपके सहयोग और प्यार के सफल नहीं हो सकता, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम लोग कन्फेशन स्टार्ट करेंगे, तो सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय।